हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट आपका शुरू किया जा रहा है। आपका मिनी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का सेट है जिसमें कि टोटल 20 सेट दिए गए हैं और इससे संबंधित सारी घटनाओं आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। आप अपना विचार हमें जरूर देंगे और इसमें आपके टोटल 150 प्रश्न होते हैं। कुछ एग्जाम की प्रकृति को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो पेपर होगा प्रारंभिक और मेंस दो तरह के होंगे, जिनमें समान अध्ययन के आपके 50 प्रश्न, समान विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न और रीजनिंग के आपके रहेंगे 50 प्रश्न। टोटल 150 प्रश्न होंगे। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होंगे। टोटल 600 नंबर के होंगे। 2 घंटा 15 मिनट की आपको समय दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर आपको 1 अंक काटे भी जाएंगे। साथ ही साथ कुछ सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेबस से हट करके भी कुछ कुछ पॉइंट रहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपको जो सेट 1 का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आप लोगों के लिए कट ऑफ रहेगा। इसमें टोटल 75 प्रश्न होंगे जीके के, तो उस जीके में आपको 55 प्रश्न सही करने होंगे। तो आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट करके, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। प्रथम कांग्रेसी सरकार की अगर बात किया जाए तो ये गठन किया गया था 20 जुलाई 1937 को, है ना। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और कुछ पॉइंट और याद रख लेंगे कि मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, यह भी ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव यह हुआ था 1952 में। आपको पता होगा कि भारत में जो प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 में हुआ था, है ना। उसी के तहत जो है बिहार में संविधान का जो है 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। आप लोग यह भी कमेंट में हमें बता देंगे कि क्या थोड़ी और डिटेल में इस सभी को डील किया जाए या सिर्फ क्वेश्चन जो है उसी पर बात किया जाए। ये भी आप अपना विचार हमें जरूर देंगे। आज ये पहला सेट है तो आज हम आपसे कुछ सजेशन मांग रहे हैं, वो आप हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। उसके हिसाब से हम आपको आगे की सारी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। बिहार में कुल कितने जिले हैं ये आपको पता है। वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिला मौजूद है ना। और बिहार का 38वां जिला कौन सा था, तो वो था अरवल। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, ये अरवल जो 38वां जिला है किस जिला से काट करके बनाया गया था, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। चौथा प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो था प्रथम ब्रिटिश था जो बिहार आया था और ये अकबर के समय में भारत आया था। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, एक और प्रश्न पूछता है कि जो सर टॉमस रो है, सर टॉमस रो जो था वो अंग्रेज जो जहांगीर था उसके समय में भारत आया था, है ना। ये इसका ध्यान रखेंगे। यही प्रश्न भी बीपीएससी 67 में भी पूछे गए थे। आगे पांचवा प्रश्न है कि महापाषाण यानी कि मेगालिथिस क्या है। तो मेगालिथिस की अगर बात किया जाए तो मृतकों की प्रागैतिहासिक स्मारक को महापाषाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। यह आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आपको मिलेंगे जब आप तुगलक वंश पढ़ते हैं वहां पर फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कालक्रम को लगाएंगे तो आपको याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917। आप भी मन ही मन इसको ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान हो रहेगा। अमृतसर 1919 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह आपको पता होगा 1921 और चौरी चौरा कांड 1922। इस आधार पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। तो ये दोनों जो बटा था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जब भीषण अकाल पड़ जाने के कारण भद्रबाहु जो है वो मगध साम्राज्य को छोड़ करके दक्षिण चला गया था उसके बाद। नौवां प्रश्न,
प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? रेशम मार्ग, इसके बारे में आपको पता है, कुषाण वंश। 10वां, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? करंट के प्रश्न है। तो राजगीर, जो कि नालंदा जिला में, ध्यान देंगे, जैसे यहां देखिए नालंदा भी ऑप्शन में है, जब प्रॉपर जगह की बात कर देगा तो राजगीर याद रखेंगे। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि नालंदा जिला के साथ साथ एक नालंदा गांव भी है, इसलिए आपको इसके आंसर जो याद रखना है वो डायरेक्टली राजगीर याद रखना है। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने किसकी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। और बाबर के बारे में और कुछ बात कर ले तो ये जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिर के बोधिसत्व ये मिलेगा आपको कान्हेरी गुफा, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, यह भी ध्यान रख लेंगे, है ना। 13वां, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो ये वसूला जाएगा 1/10। और शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठों एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न पूछता रहता है, तो ध्यान रखेंगे उस समय बालाजी बाजीराव मराठों का पेशवा के रूप में मौजूद था और अहमद शाह अब्दाली जो था ये पानीपत के तीसरा युद्ध में लड़ा था। और आपको पता होगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था? यह भी जो प्रश्न है अभी आपके 67th बीपीएससी प्री में ये प्रश्न देखने के लिए मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांवर झील बेगूसराय, जो कि बिहार का पहला और देश का 39वां है। और वर्तमान में पूरे भारत में कुल 49 रामसर साइट मौजूद है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत में रामसर साइट किस राज्य में है? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे और कमेंट में बताने का जरूर प्रयास करेंगे, ताकि हम जो आपसे प्रश्न पूछते हैं वो कि आपको अगर पता है तो आप जरूर कमेंट में करेंगे, ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए जिनको नहीं पता है, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट को जरूर चेक कर लिया करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों पर सिंचित होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। जबकि नलकूप की जब बात करेगा नलकूप, तो नलकूप से हमारा उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश होता है। 18वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हम प्रश्न को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, अब मिलाएंगे। तो देखिए हंगुल की बात करें तो हंगुल जो है आपका दाचीग्राम में मिलेगा। बाघ यानी कि टाइगर जो आपको सुंदरबन में मिल जाएगा। भारतीय सिंह या लायन जो है आपके गिर वन में मिलेगा। और राइनोसोरस जो है ये आपका काजीरंगा असम में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते, ये आप लोगों के लिए एक बिहार एसएससी का एक नया बैच शुरू किया जा रहा है। 3 महीने का टारगेट लेकर के हम लोग चले हैं 299 रुपये में। और इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है 15 मई से नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, आपको इसकी सारी जानकारी दे दिए जाएंगे, है ना। आइए आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पर? सतोपंथ ग्लेशियर जो है यह उत्तराखंड में है। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो भारत की देन के रूप में देखा जाए तो शून्यकाल, और ये कब आया था? ये ईस्वी भी याद रख लेंगे, 1962 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो भारत में जो संविधान है उसके अंतर्गत न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से मिलता है। आपने प्रस्तावना में इसे पढ़ा भी होगा। 22वां, वित्त आयोग की संस्तुतियां। वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या होती है? तो सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। 23वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो ये संबोधित करेगा राष्ट्रपति को, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा 24वां प्रश्न कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है?
तो एक संघीय ढांचे के अंतर्गत 1935 के अधिनियम द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। 25वां है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। बढ़िया प्रश्न है और ध्यान रखेंगे कि ये राष्ट्रपति ही करता है मगर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। 26 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो लाभांश की घोषणा तभी की जाएगी जब अधिकृत पूंजी पर लाभ होगा। 27वां है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में वर्णन है। आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है और उन्हीं में से एक अनुच्छेद 40 आता है। आगे 28वां है एक मार्क है। तो इसके ऑप्शन जो हैं इस साइड में हैं और कुछ एक मार्क आपको पता होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे सामान पे गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है एक मार्क, जो कि इको मार्क मतलब कि शुद्धता से संबंधित कृषि उत्पाद से संबंधित होती है। और एक मार्क जो है 1937 में लाया गया था। जारवा जनजाति पाई जाती है तो ये पाया जाएगा अंडमान निकोबार में, यानी कि निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य में भारत ने अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया। तो एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है ये करंट का प्रश्न है, केरल में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता। बढ़िया प्रश्न है। तो लोकसभा का गैर निर्वाचित यानी कि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। बाकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। प्रश्न है कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा के लेखक कौन हैं। देश दशा दिशा ये रश्मि किदवई की पुस्तक है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। प्रश्न यह भी बढ़िया है, उसे मांग निक्षेप कहा जाता है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। आगे निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट हो जाएगा आपका कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से। थोड़ी सी बात कर ले अगर कटौती प्रस्ताव की, तो बजट पेश होने पर अनुदान मांग पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, यही होता है कटौती प्रस्ताव, ये ध्यान रखेंगे। आगे जो हमारा 36वां प्रश्न है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है। तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को हम क्या कहते हैं, व्यापार शेष कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में व्यापार भारत के प्रतिकूल हो रहा है। मुद्रा मूल्यन का परिणाम होता है क्या। मुद्रा मूल्यन की बात किया जाए तो इसमें निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितने बार मुद्रा का मूल्यन हुआ है स्वतंत्र भारत में। तो 1949 ध्यान रख लेंगे, नोट कर लेंगे, 1966 और 1991, ये 3 बार अब तक भारत में मुद्रा का मूल्यन हुआ है। और जो 2016 में जो हुआ था वो मुद्रा का मूल्यन नहीं था, वो डिमोनेटाइजेशन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे 38वां प्रश्न है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है। तो ये आपका 20 हो जाएगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, यह भी ध्यान रख लेंगे। और तिब्बत के पठार पर जो पामीर का पठार है उसे हम विश्व का छत भी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला है। तो ये आपका फैला हुआ मिलेगा अजंता, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में फैला हुआ है ना। बाकी अरावली, सह्याद्री, सतपुड़ा ये सभी 2-3 राज्यों से संबंध रखता है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने। तो यह बन गए हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया, जिनका संबंध जेवलिन थ्रो से है।
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण जो प्रवाहित होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ध्यान रखेंगे, क्या कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप हाई टेम्परेचर से लोअर प्रेशर की ओर जब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होता है। आगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कपास के अधिकतम मात्रा में उत्पादन में उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत होगा। कभी अगर राज्य आपसे पूछ दे तो गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों याद रखेंगे। आगे, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध आपको पता है कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना 2005 में आया था। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? यह भी आपको पता है, सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? अब फिर से आपको कालक्रम में समझाना है, तो यहां देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता जो है 1966, नोट कीजिएगा। भारत सोवियत संधि 1971, उसके बाद आपका शिमला समझौता 1972 और फरक्का समझौता 1975। अब आप मिलान कर सकते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ताशकंद 1966, उसके बाद भारत सोवियत संघ 1971, शिमला समझौता 1972, फरक्का समझौता 1975, ऑप्शन नंबर ए। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका लॉस एंजल्स में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया? ये किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेलस्टेड। ये सभी करंट के प्रश्न हैं, तो करंट आपके पास से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर भी ध्यान बनाए रखेंगे। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो नल कनेक्शन ये अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये अनिल मेनन को। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें आपको CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। आखिर हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर यानी कि अलग कर खुद जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए CuSO4 Fe है, तो जो कम क्रियाशील है उसमें कौन आ करके जुड़ गया और जो ज्यादा था उसको बाहर कर दिया, है ना। अधिक क्रियाशील वाला धातु जो है कम क्रियाशील धातु को अलग कर देता है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या होती है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान माना जाता है। आप तब तक हमें कमेंट में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये दोनों कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान और केंद्रीय चावल अनुसंधान। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कहां पर? तो ये मिलेगा आपको उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह वस्तु आपका इस्तेमाल होगा कौन सा? वह होगा ग्रेफाइट। स्पंज क्या है? और ये मत तो समझ लीजिएगा वो जो रसगुल्ला होता है वो नहीं है, ठीक है। ये स्पंज जो है आपका एक प्रकार का जीव माना जाता है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे देखते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल में भरा हुआ, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ए और बी दोनों यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। तब आपको पता होगा कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो ये याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो ये प्रयोग होगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं।
लैंप की पत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए, केशिकीय क्रिया या केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। राइबोसोम की संरचना में होती है क्या, तो राइबोसोम में आपको मिलेगा आरएनए और प्रोटीन मिलेगा। कितना, आरएनए और प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन जो रहेगा लगभग 60%, 40 से 60% तक। बाकी के आरएनए आपको जो रहेंगे वो भी 40 से 60% के बीच में रहते हैं। आगे, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होता है यक्ष्मा में, तो ध्यान रख लीजिएगा आपका जो काम करेगा वह होगा रिमफैम्पसिन। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन, अगर कभी कभी अधिक की बात कर ले तो आरएनए जो होता है लगभग 60% और प्रोटीन जो होता है 40% होता है। अधिक आरएनए ही रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लेंगे। और राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। हाँ, 61 का आंसर क्या था आपका, रिफैम्पसिन, ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो ये धूलकण होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इनमें आपका जो कथन सही नहीं है 63 का वह है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है, यानी कि आंसर आपका सी। बाकी और सही कथन क्या है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। इतना याद रखेंगे। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसी को, ऑप्शन नंबर बी। जैव विकास के संबंध में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किस रूप में, तो ये किया जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका फिजिक्स से संबंधित है कि एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा। दोनों तरफ आपका 8 न्यूटन का ही पूरब और पश्चिम की ओर जा रहा है, तो किसी भी दिशा में नहीं जाएगा क्योंकि बल समान है। क्वथन होता है, क्वथन क्या होता है, तो एक निश्चित तापक्रम पर क्वथन होता है। क्वथनांक किसको कहते हैं, जो एक निश्चित तापमान पर जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। आगे, सोडियम 11 और 22 में एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न आपको मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, है ना। एक क्या होता है, आगे जाकर के बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है, इसलिए। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है। आपसी आकर्षण जो होगा वो अधेसिव फोर्स यानी कि असंजक बल होता है। जब एक ही समान पदार्थ रहेगा तो असंजक, बी समान रहेगा तो ससंजक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी किस में, तो ये होगा लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। अगला है कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल हमेशा अनंत होता है, ऑप्शन नंबर ए। नीचे के चित्र में दिखाए गए परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। ये प्रश्न बढ़िया सा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक ये और एक दो साइन दिए गए और ये पूरा एक इक्विपमेंट बनाया गया है और इसमें कहा गया है कि कहाँ पर कौन से प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर एक नंबर पे वोल्ट मीटर और दूसरे नंबर पे आमीटर का प्रयोग किया गया है। और आपको पता होगा कि आमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और वोल्ट मीटर से हम वोल्ट मापते हैं। अगला है कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोलन काल बढ़ जाएगा। 75वां है कि 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। प्रश्न बढ़िया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आप फार्मूला याद रख लीजिए, उस फार्मूला पे आप काम करेंगे तो समझ में आएगा। फार्मूला क्या होता है, विद्युत ऊर्जा खपत बराबर P इंटू टी, यानी कि शक्ति इंटू समय, वहां से निकाल लेंगे, आपको निकल के आ जाएगा 26,400 जूल। P इंटू टी या और उसी के बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी, है ना। इस पर आप मान पुट करेंगे, V बराबर, V आपको कितना दे रखा था 220, है ना, 220 गुना आई आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए एम्पियर 0.2 धारा आई को बोलते हैं और समय कितना है 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको आंसर आ जाएगा।
तो ये 75 के 75 आपके पूरे GK GS के प्रश्न हैं। बाकी के पूरे प्रश्न आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका सेट नंबर 2 का जो सबसे पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, तो आप लोग लगाते चलेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे, प्रत्येक सेट में आपके 25-25 जो है मैथ के प्रश्न दिए गए। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका भी अलग से 25-25 का एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप लोग सारे लोग कमेंट कर कर के बताएंगे, ताकि इसको हम आप एक छोटे छोटे वीडियो में सभी 25 प्रश्नों को सॉल्व कर करके दे दिया करेंगे। और 50 प्रश्न जो रीजनिंग के हैं, रीजनिंग सिंपल से होते हैं, मैथ भी सिंपल से ही रहते हैं। आप लोग 4 से 5 प्रश्न जो है थोड़ा हार्ड दिखेगा, बाकी सारे कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर करके बताएंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आप लोग आखिरी में अपना स्कोर जरूर बताया करेंगे। इसमें टोटल 75 प्रश्न GK GS के करेंगे। उस 75 में आपको कम से कम 55 प्लस लाने होंगे। कट ऑफ आपका ये रहेगा। चलिए, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए है ना। लेक सुपीरियर आपका अमेरिका में स्थित है। साथ ही साथ और भी ध्यान रखिएगा कि सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। कनाडा दोनों जगह पे पड़ता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है? 2 बार नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आपको पता होगा मैडम क्यूरी। कब कब जीते? तो एक 1903 में और एक 1911 में, दोनों याद रखेंगे, है ना। मैडम क्यूरी एक बार फिजिक्स के लिए 1903 में और 11 में केमिस्ट्री के लिए जीते थे। सबनवाग्य आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू, है ना। सबनवाग्य आंदोलन के दौरान ही धरसना नामक जो स्थान था वह आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु भी था, और ये 1930 के आसपास में शुरू हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो पर्दा प्रथा जो यवनिका है यह यूनानियों द्वारा शुरू किया गया था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दामोदर मौजो। ये करेंट के क्वेश्चन है। 4 से 5 प्रश्न आपको करेंट अफेयर्स भी मिलेंगे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक ये आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया से ही आपको संवर्ती सूची मिलेगा, और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है। प्रश्न है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? तो अधिकतर कॉफी जो आपको मिलेगा वो अरेबिका कॉफी मिलेगा, और ये सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। आगे चलते हैं। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? यानी कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के समय में बनाई गई योजना का है? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना, और तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में चला था। इसी के बाद 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई थी। प्रश्न है कि अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य होता है? तो अवमूल्यन की बात किया जाए तो अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, है ना। और अब तक भारत में कितने बार मुद्रा का मूल्यन हुआ है? 3 बार, 1949, 1966, 1991। अगला प्रश्न आगे देखेंगे, यहां पर है 11 नंबर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात किया जाए तो सही आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, है ना। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारत जो है हमारा वो राज्यों का संघ है, यानी कि एक राज्यों का संघ है, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आर्टिकल 1 से। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके है, मगर सिंपल है कि 14 दिन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो आपको पता होगा भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है ना, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और पहला उप प्रधानमंत्री भी थे, और इन्हें ही हम लौह पुरुष भी कहते हैं। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कल्याण कुमार डे।
16 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि होता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, किसके द्वारा? तो रीट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। यह भी ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत दायर करता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाएगा 20 अगस्त। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, है ना। और आपको पता होगा 1917 में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? टकला मकान मरुस्थल ये कहाँ पर मिलेगा? तो चीन के सिक्यांग प्रांत में मिलेगा। मंगोलिया में आपको गोबी मरुस्थल मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के लिए जो बिहार एसएससी का एक नया बैच शुरू किया जा रहा है 16 मई से, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी वीडियो आप पॉज करके इसमें डिटेल पढ़ लेंगे और इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे, आपको सारी जानकारी दे दिए जाएंगे। और ये 16 मई तक ही ऑफर है, उसके बाद आपके और प्राइस भी बढ़ेंगे, 500 तक चले जा सकते हैं, अभी 300 रुपये हैं, तो ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाता है। आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो आईएमएफ की पूंजी उसके संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य होते हैं, यानी कि सदस्य राष्ट्र के सहयोग से। आईएमएफ की स्थापना आपको पता होगा कि 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें 190 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी में होगा, इतना याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कृषि अनुसंधान है, तो ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। एक वन अनुसंधान होता है जो कि देहरादून में होता है, तो ध्यान रखिएगा। कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है, यह याद रखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिजली सबसे ज्यादा भारत में तापीय बिजली होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि लगभग 67% है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए प्रश्न सेम है मगर घुमा करके दिया गया है। और इस समय यानी कि सीधे सीधे कह रहा है कि भारत जब स्वतंत्र होने वाला था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे और ये 1947 के आसपास तक रहे थे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, फिर आपका पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, है ना, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के लिए 21 वर्ष और 18 वर्ष मतदान करने के लिए, याद रखेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाएगा, ये महात्मा गांधी का कथन है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये बल्कि मन किसका है? महात्मा गांधी का है, ध्यान रखेंगे, है ना। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, यह भी गांधी जी का ही है। अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होता है, यह भी कथन गांधी जी का है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ये आपको पता होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था और इसी के तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे, संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसका है? तो ये आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का हो जाएगा। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक किसने? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, यह भी याद रखेंगे। और एलोरा कहाँ है ये आप कमेंट में हमें बता देंगे। चलिए आगे, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो मूल नाम हुआ करता था रामतनु पांडे है, ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता जो मिला था 1935 के अधिनियम के तहत मिला था, याद रखेंगे।
महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पैगोडा हो जाएगा आपका पल्लव के द्वारा, है ना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि बिहार के आरा से जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे वो कौन थे? कमेंट में आपको बताना है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध का संबंध जो है शाक्य वंश से था, यह भी ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ और अगर बात किया जाए तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। जन्म के लिए इनका प्रतीक चिन्ह कमल और सांड, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल, निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप है, यह भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो नहीं मिलेगा श्रीनगर को। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ऋणात्मक वृद्धि 1911 से 21 में दर्ज किया गया था, है ना। और बात करें कि भारत में जनगणना सर्वप्रथम तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, फिर 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? अजैव और नवीकरणीय जो संसाधन है वह है जल संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो वह हो जाएगा आपका मथुरा नहीं आता, बाकी पानीपत, खुर्जा और रोहतक आते हैं। आगे, भारत की किस नदी को बृहदगंगा कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बृहदगंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, जबकि दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है, यह याद रखेंगे। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा होता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और अगर बात किया जाए तो नैरोबी केनिया की राजधानी है, लुसाका आपका जाम्बिया की राजधानी है, कंपाला आपका युगांडा की राजधानी है। आगे, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो अंडमान और निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल से अलग होगा, याद रखें। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किस रूप में? तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, ये आपको पता होगा। और कंप्यूटर के जनक के रूप में हम चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अगस्त। आतंकवाद दिवस 21 अगस्त। प्रश्न है कि मार्च 2021 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता है भारत। करंट के प्रश्न है, मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है 2022 का। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किस सूची में? तो पंचायती राज का संबंध जो है राज्य सूची में है, और 7वीं अनुसूची में राज सूची की प्रविष्टि जो है 5 का विषय पंचायत होता है ना। अगर बात किया जाए तो भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में दिया गया था। कुछ और अगर बात कर ले पंचायत से तो आपको 73वां संशोधन 1992 याद रख लीजिएगा, भाग 9 याद रख लेंगे और अनुसूची 11 याद रख लेंगे। चलते आगे, बिहार सरकार ने किनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। और कब मनाया जाएगा? 11 नवंबर को, क्योंकि 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। आगे, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों की पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करता है? रेडियो तरंग को रोकने के लिए आयन मंडल होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? इन सभी में अगर देखा जाए तो पीवीसी थर्मोसेटिंग, पीवीसी जो है थर्मोसेटिंग नहीं थर्मोप्लास्टिक होता है, बाकी अन्य सभी नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग और पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता, यानी कि अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो यह अदाह यानी कि इनफ्लेमेबल होता है।
फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे, है ना। चलिए आगे। हाँ, प्रश्न है आपका 56 की मानिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो रूबी और नीलम जो ऑक्साइड हैं ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, किस लिए? तो यह परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न है कि स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कान में, है ना। श्रवण नलिका इसको बोला जाता है, जो कि कान में होता है, और ये कान, नाक और गला को जोड़ने का काम भी करता है। यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? मनुष्य की दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविम में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ऑप्शन नंबर सी। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, विटामिन के, जिसे हम फिलोक्विनोन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, बाकी सभी गलत है। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अनियत तापी के लिए आपका हो जाएगा कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। प्रश्न है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखा कीजिएगा, अक्सर आपसे प्रश्न पूछेगा इस तरह से। एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है कौन सा? तो ये हो जाएगा एक सूची का RNA। रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक हो जाएगा H. टेलर और लियो सी यंग। अगला प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। आपको पता भी होगा कि 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954, है ना। ये 2 चीज याद रखिएगा। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 और दूसरा 1998, यह भी याद रख लें। आगे चलते हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ के लिए आप लोग जरूर, जितना ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएंगे उतना ज़्यादा हम और जल्दी सारे वीडियो मैथ के प्रोवाइड करा देंगे। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जल रागी कोलाइड कहते हैं। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें जो है एक प्रकार से रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होता है। और रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं कितना? तो ये प्राप्त होंगे आपको 38 अणु ATP। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन का, याद रखें। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है किसके द्वारा? तो ये दारू द्वारा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दारू का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा जाइलम, है ना। तो जाइलम को ही हिंदी में दारू कहा जाता है, तो थोड़ा याद रखेंगे इसका हिंदी वर्ड को भी, है ना। आगे, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और 75 नंबर प्रश्न और आज के सेट का GS के आखिरी प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका H2CO3। किस तरह से बनाएगा? CO2 प्लस करेंगे, H2O करेंगे, ये आपको निकल के आ जाएगा H2CO3, है ना। तो ये थे आपके टोटल 75 प्रश्न जो कि GS के थे। बाकी आगे के सारे प्रश्न आपको इसमें ऐड कर दिए गए हैं मैथ रीजनिंग के, तो आप चाहें तो उसको बना सकते हैं टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके। आप नया बैच बिहार SSC का ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 299 रुपये में 3 महीने के लिए है ना। उसके बाद आपके 16 मई से बैच शुरू हो रहा है और आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये कामगार रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, है ना।
तो मैथ के लिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ही से शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। वह है तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो नहीं देखें तो जरूर देख लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं तो वह भी जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमने कहा था कि मैथ के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आ रहा है और भी कुछ लोग रिस्पांस देंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं अब हम फिर मेरा जवाबदेही बन जाएगा कि नहीं अब कराना चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, तब अगले पार्ट में आपका जो सेट 1 का जो 25 प्रश्न है उसका वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे मैथ के। तो चलिए आज का सेट नंबर 3 देखेंगे। उससे पहले जो लोग बिहार एसएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ऑफ़र है और ऑफ़र में ये है कि आज अगर आप ज्वाइन करते हैं यानी कि आज 15 और 16 मई तक आप ज्वाइन कर जाते हैं तो 299 आपको 249 में मिल जाएंगे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, उसके लिए आपका सारा डिटेल नीचे है, ये नंबर आपको दिया हुआ है, आप यहाँ संपर्क कर लेंगे। आइए देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। 75 प्रश्न जीके जीएस के रहेंगे, आप अपना कमेंट बताएंगे टोटल आपके कितना मार्क्स आ रहे हैं जीके जीएस में। पहला है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। ये कैरेंट से संबंधित प्रश्न है, आपको 5 से 8 प्रश्न कैरेंट के भी दिखाई देंगे। आइए देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन आपको पता होगा 1995 में इसकी स्थापना की जाती है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1995 को, जो कि पहले गैट हुआ करता था, GATT गैट हुआ करता था, जो कि 1947 में बना था। उसके बाद 1995 में इसको WTO कर दिया गया। WTO की मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा इसका मुख्यालय है, यह भी याद रख लीजिएगा। और 164 देश है इसमें और 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है, यह इतना याद रखें। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक हम सिस्मोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं, सिस्मोलॉजी में हम भूकंप के अध्ययन करते हैं, ये दोनों अंतर याद रखेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस। 8 मार्च को हम क्या मनाएंगे? तो 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 17 सितंबर को आपको पता होगा वर्तमान समय में हम लोग जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जन्म दिवस मनाने। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस, ऑफिशियल नहीं है ये, स्टूडेंट लोगों के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिए। आगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है, याद रख लेंगे। और सरोजनी नायडू से आपको पता होगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सरोजनी नायडू किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। कुछ और बात कर ले तो लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर का वर्तमान में ही निधन हो गया है 6 फरवरी 2022 को। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था। पीटी उषा के बारे में आपको पता होगा, उड़न परी या गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। और मदर टेरेसा के बारे में भी आप जानते होंगे, इन्हें 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न, और इन्हीं के द्वारा आपका क्या, तो निर्मल हृदय सोसाइटी चलाई जाती है, स्थापना किया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, और 1980 में भारत रत्न। आगे, बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप का संबंध जो है शतरंज से हुआ करता है, ये याद रखें। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए हम 3 सेकंड का समय देंगे, आप उस 3 सेकंड में अपना आंसर जरूर किया करेंगे। अगला, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो गैंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र पटना में।
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, आंसर कीजिए। तो भारत रत्न में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था भारत रत्न, है ना। और कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। मगर ध्यान रखेंगे 1954 में सिर्फ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही नहीं, इनके साथ साथ चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया था, ये याद रखेंगे, है ना। और आप तब तक कमेंट में ये बताएंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते, किस दिन को मनाते, किस तारीख को, वो बताएंगे। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किस आधार पर? तो भारत का जो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो हम थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? बढ़िया प्रश्न और हिस्ट्री का प्रश्न, याद रखेंगे। माप तौल की व्यवस्था जो है अलाउद्दीन के शासनकाल में लागू किया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी को हम अर्थशास्त्रीय सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, जिसने ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था को भी बनाया था, है ना। इतना याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपको पता होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के नाम से बृहस्पति को जाना जाता है और सबसे छोटा ग्रह के नाम से बुध को जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, यानी कि विकासोन्मुख, विकास की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कहता है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार लिया था? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जब पदभार लिया था तो वह थे गुलजारी लाल नंदा। कब बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे, जब पंडित नेहरू का यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी का जब मृत्यु हुआ था 1964 में, तब इन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद लिया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो गुलजारी लाल नंदा हैं, ये जब लाल बहादुर शास्त्री का भी 1966 में जब मृत्यु हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का, तब भी ये कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। ये दोनों याद रखिएगा, है ना। आगे, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? ये आपको पता होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 368 आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है ना। और संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है: साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत के साथ राज्यों के विधानमंडल। कुछ और बात कर ले तो आपको पता होगा आपातकाल, आपातकाल अनुच्छेद 352, वित्त आयोग 280 और निर्वाचन आयोग 324, ये 3 याद रखिए। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता? तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? ये आपको पता होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को शुरू किया गया था। आपको पता भी होगा कि 1907 में सबसे पहले तिरंगा को फहराई कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा स्टुअर्ट गार्ड में फहराई थी। साथ ही साथ याद रखिएगा, हम 22 जुलाई को ही झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना। इतना याद रखिएगा। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो JB कृपलानी हुआ करते थे। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो सत्यमेव जयते अगर ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे इसको हम राष्ट्रीय वाक्य या शब्द के रूप में जानते। और सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी में शुरू हुआ था। और यह भी याद रखेंगे कि भारत में टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत जो है दिल्ली में 15 सितंबर, कब? 15 सितंबर 1959 को हुआ था। और रंगीन टेलीविजन बोलेगा तो 1982 में। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी एवं बेकारी। ऑप्शन नंबर डी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। कुछ और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। उसके बाद अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो अनहैप्पी इंडिया, इनका याद रख लीजिएगा। आगे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि यांग टीसी क्यांग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई 5797 किलोमीटर है। वही विश्व का जब पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। और चौड़ी बोलेगा विश्व का तो गंगा, सॉरी अमेजन। और भारत का बोलेगा तो गंगा। इतना याद रखिएगा।
निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? ध्यान रखिएगा, ठंडी जलधारा के रूप में लेब्राडोर को जाना जाएगा इन सभी ऑप्शन के अनुसार। अगर हम बात करें लेब्राडोर, तो ये कहाँ पर, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके अंतर्गत आपका लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, फॉकलैंड और पूर्वी ग्रीनलैंड, फिर से बोल रहे हैं सुनिएगा, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ठंडी जलधारा लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, बेंगुएला, कनारी और फॉकलैंड है। जबकि अटलांटिक महासागर के ही गर्म जलधारा की बात किया जाए तो गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद आपका फ्लोरिडा, उसके बाद इरमिंजर, ये सभी जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो यह बनी थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे चलते हैं। प्रश्न है 25वां कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितना अंतर है? देखिएगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और फंसाने वाला प्रश्न है। जब तक इसके दोनों पॉइंट आपको याद नहीं रहेंगे, आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अगर देखा जाए भारतीय संघ के सबसे दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर के बीच में जो अंतर है वो 2 डिग्री है। अब आपके मन में सवाल होगा ये 2 डिग्री कैसे? तो आपको पता होगा कि भारतीय संघ के जो दक्षिणतम बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 6 डिग्री 45 मिनट पे है ना। जबकि भारतीय भूमि का जो दक्षिणतम छोर होता है वो कन्याकुमारी या केप कमोरिन होता है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पे होता है ना, लगभग 8.40 पे होता है। तो इस कारण से इन दोनों के बीच में जो लगभग अंतर है वो 2 डिग्री अक्षांश का होता है। लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? बढ़िया प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप। बाकी आपका लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप है। मरकत द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। ये मरकत द्वीप अंडमान निकोबार में, बाकी अन्य सभी लक्षद्वीप में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में। तो आपको पता होगा गांधी जी ने हिंदी पर बहुत जोर दिया था और गांधी जी ने ही बेलगांव अधिवेशन 1924 को अध्यक्षता किया था, इसलिए याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था? बढ़िया प्रश्न है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में। अगला, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है कपास की खेती के लिए? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, कपास की खेती के लिए तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ये गलत है। इसके लिए टेम्परेचर अधिकतम कितना चाहिए? 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। बाकी अन्य सभी 80 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। इंदौर 2, सुजाता और मलावी क्या है? तो कपास के किस्म। और सबसे ज़्यादा भारत में जो कपास है महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। नागोजी ओकोंजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ये करंट के क्वेश्चन है और ये आपका विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। अमोघवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघवर्ष प्रथम का जो संबंध है ये राष्ट्रकूट वंश से माना जाता है, ये याद रखेंगे। और अमोघवर्ष जो था वो जैन धर्म को मानता था। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो पृथ्वीराज चौहान को तराइन का दूसरा युद्ध में हराया था। पता होगा कि दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था पहला में, दूसरा बार में पृथ्वीराज चौहान हारता है। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की। उस समय वहां का शासक कौन था? कालिंजर का शासक उस समय रामचंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? प्रश्न बढ़िया है, थोड़ा सा समझ के आंसर कीजिए। अब प्रशासनिक शक्ति बोला है ना, तो प्रशासनिक शक्ति बोलेगा तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं आता है। लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति से ही संबंधित है, मगर उसका वे विधायी अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार नहीं है, इतना याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? निर्विरोध नहीं चुने गए हैं तो उनमें हो जाएगा आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए। आर वेंकट रमन जो थे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे।
नीलम संजीवा रेड्डी जो कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति थे, और नीलम संजीवा रेड्डी बीबी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव प्रथम बार हार भी गए थे। पहली बार में हार गए थे 1969 में, दूसरी बार में निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आर वेंकटरमन का संबंध प्रेसिडेंट से है। अगला प्रश्न कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया। बढ़िया प्रश्न है, याद रखेंगे, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 84वां, और 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया जाता है, जिसके तहत कहा गया था कि 2026 तक विधानसभा और लोकसभा के सीट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न है कि कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। ये कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। और कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में स्थापना हुआ था। अब प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा हो जाएंगे। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो विकल्प के अनुसार आपको देखा जाए तो नागालैंड जो है नहीं छूएगा। बाकी अन्य सभी जो कुछ राज्य हैं बांग्लादेश की सीमा पर, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये छूता है, नागालैंड नहीं छूता है ना। और 1971 में ये हमसे अलग हुआ था, मतलब कि पाकिस्तान से अलग हुआ था, और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश में तीन ओर से घिरा हुआ है। किस वास्तुकला का पालन यानी कि शैली अयोध्या के राम मंदिर में किया गया? तो अयोध्या का राम मंदिर जो है ये नागर शैली से संबंधित है, यानी कि उत्तर भारत के शैली से संबंधित है। राजतरंगिणी जो नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राजतरंगिणी का अनुवाद क्या है किसने? मौलाना शौरी ने। और राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्हन की पुस्तक है। चलते आगे। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? यह करंट के क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक हो जाएंगे आपका सचिंद्रनाथ सान्याल। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है और ये इसकी स्थापना 1924 में होता है। और इसी संगठन के द्वारा यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के द्वारा ही साल 1925 में काकोरी ट्रेन कांड किया जाता है। इतना याद रखेंगे। एक और याद रख लीजिएगा, HSR सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलेगा, जिसकी स्थापना 1928, याद रखिए। देश की प्रथम सावाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो आलम आरा के जो लेखक हैं वह हैं अरदेशिल ईरानी। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सा है? तो बुशमैन जो होगा वो कालाहारी में पाया जाएगा। और काराल्लाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना देश में पाया जाता है। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में पहली बार दूरदर्शन का केंद्र 1978 में किया गया था, और ये कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ये किया गया था। आगे चलते हैं। जिनका बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी वालों के लिए भी नया ऑफर है। अभी 249 वाला आपको 199 में मिल जाएगा। तो भी आप लोग 15 और 16 मई तक अगर ज्वाइन करते हैं तभी मिलेगा। 16 मई तक मंडे तक का टाइम है, उसके बाद उसका प्राइस जो है और बढ़ ही जाएगा। इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे अगर आपको परचेज करने होंगे तो। चलिए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ने किया था। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये आपको पता होगा, बख्तियार खिलजी ने किया था, है ना। और बख्तियार खिलजी जो था जब बिहार बंगाल पर आक्रमण करने गया था उस समय किया था। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। 2022 वाला मिस्र, और 2021 COP26 जो हुआ ग्लासगो में हुआ था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है बाबर आजम।
जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है किसका? तो सबसे अधिक जरूरत हमें प्रोटीन की होती है, याद रखिएगा। और अमीनो अम्ल जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है और मानव शरीर में 15% प्रोटीन बनता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होगा। और उसके बाद अगर और देखा जाए थायमिन, तो थायमिन को हम B1 कहते हैं। उसके बाद राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन को हम क्या कहेंगे? B2 कहेंगे, याद रखिएगा। आगे, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? ये आपको पता होना चाहिए, जिंक या जस्ता का प्रयोग होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचेगा? तो इसका पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से है, हमारा सही आंसर हो जाएगा गाजर। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम फजन और सोडी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 59 की रक्त संचरण संबंधित खोज किसने किया था? तो रक्त संचरण का खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा, रक्त समूह ब्लड ग्रुप बोलेगा तब लिस्टर याद रखेंगे, सॉरी लिस्टर नहीं, लैंड स्टीनर। यहाँ पर लिस्टर दे रखा है, लैंड स्टीनर याद रखेंगे, लैंड स्टीनर, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट हो जाएंगे, ऑप्शन ए। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक? हमारे भोजन का मुख्य घटक स्टार्च। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओ ग्रुप को कहा जाता है, और एक्सेप्टर में ए बी। अब शोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से आपका भूतल से ऊंचाई मापा जाता है, मतलब कि ऊंचाई मापने का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है समान इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का आपको पता होगा C6 होता है ना। और यहाँ पर ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। नाइट्रोजन आपका डी हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। उसमें एक प्लस से हो रहा है, यानी कि एक दान कर रहा है, तो घट करके 6 हो जाएगा इसलिए। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? तो प्राप्त हो जाएगा हमें अमोनिया, याद रख लीजिएगा, अमोनिया प्राप्त होता है। 68 कहता है कि निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है देखते हैं। पहला जो आपका सही आंसर हो जाएगा उसमें है कि ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, और ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होता है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को रोक करके थोड़ा आप और उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। 69 है कि सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 के रूप में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? किसका हो जाएगा? तो कार्टिसोल हार्मोन का। कार्टिसोल हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होता है, और जो कार्टिसोल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड श्रेणी का हार्मोन होता है। दाब तथा आवेग की बीमाएं हैं क्रमशः। तो दाब और आवेग की बीमा हो जाएगा ML-1 T-2 और ML-T-1। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत जो आ जाएगा वो जेलीफिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म की अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार से रेखित मांसपेशी होता है जिसकी अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ होते हैं। रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ होता है।
प्रश्न है अगला हमारा कि उपास्थि होती है, तो उपास्थि क्या होगा, कॉन्ट्रीन होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखें, इसको डायरेक्ट ही याद रखें। उपास्थि क्या होता है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, उपास्थि क्या होता है, तो सरल तरल उत्तक होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। 74 का ए कर लेंगे। और आखिरी प्रश्न है इस जीके जीएस सेट का कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक क्या है, तो फैराडे नियतांक हो जाएगा F बराबर W/Z, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके पूरे 75 प्रश्न जीके जीएस के। आगे के 25 प्रश्न आपको मैथ और 50 प्रश्न जो मिलते हैं वो आपके रहते हैं रीजनिंग के। मैथ के लिए आप लोग का जितना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम मैथ आपको करा देंगे। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके तैयारी में हमारा थोड़ा सा प्रयास भी आपको अगर कुछ मददगार लगता है तो हमारी वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की पल पल खबरें आपको सबसे पहले मिले। वह सभी के सही होते। तो प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाया कीजिए, जिस भी पब्लिकेशन का भी हो, जैसा हो, जहां से मिले वो। आप लोगों के लिए नया बैच एकदम कम प्राइस में 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके लिए बैच शुरू कर दिए गए हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे। बाकी और ज़्यादा पढ़ना हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार सारी डिटेल पढ़ लेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपका टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। 4 का देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कुल 75 प्रश्न होंगे। मैथ के भी अलग से वीडियो बना करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, तो आप लोग मैथ का भी वीडियो जरूर देखा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा। ध्यान दीजिएगा, ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो, ऑप्शन नंबर डी। और साओ पाउलो को ही हम क्या कहते हैं, विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील को ही कहा जाता है ना। कहवा की मंडी के नाम से साओ पाउलो को भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। अब देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बोथनिया की खाड़ी, सबसे पहला तो एक प्रश्न यहां से बनेगा कितने देश के बीच स्थित है, तो दो देश। पहला देश है फिनलैंड, तो दूसरा आप बताइए क्या होगा, तो दूसरा है स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में स्थित है। बोथनिया की खाड़ी जो है बाल्टिक सागर के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, यह भी याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दो देश मिला है, तो हम थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी होता है, जिसका मुद्रा यूरो होता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होता है, जिसकी मुद्रा की बात करें तो क्रोना होता है। तीसरा प्रश्न हमारा कि बैडमिंटन के खेल में मैदान को क्या कहा जाता है। आपने अगर कोई भी खेल से संबंधित लूसेंट के ही अगर आप पीछे जाकर के विविध में पढ़े होंगे खेल का, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि बैडमिंटन के खेल के मैदान को हम कोर्ट के नाम से जानते हैं, है ना। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना सन 1934 में हुई थी। प्रश्न है कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है। जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो सिस्मोग्राफ हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, ठीक है। जबकि आपने एक पढ़ा होगा और इस कारण से बहुत सारे लोगों के दिमाग में राजगीर आया होगा, विश्व शांति स्तूप की जब बात करेगा तब राजगीर, विश्व शांति केंद्र तब गुरुग्राम। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत हम भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 और यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। देखिए अब कहाँ से प्रश्न पूछ करके लाया है कि राजा, रानी, रोरर, रॉकेट, इन सभी जो झरने हैं वो कहाँ प्राप्त किए जाते हैं, तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात है जोग, उसमें, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना भी माना जाता है।
8वां प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे पहाड़ की कंदरों यानी कि गुफा में रहते थे। संसार की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सा। तो संसार की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा नदी की हो जाएगी, है ना, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। तो बैडमिंटन का जो नेट रहता है जमीन से वो रहता है 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। अगला जो प्रश्न कहता है देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 कथन है, कथन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये गलत है। नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत है। और कुलीन तंत्र यानी कि वंशानुगत है, यह भी गलत है। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो आपको पता होगा मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह अनुच्छेद 350A में किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है भाग 17 में ही इसके बारे में चर्चा मिलेगा, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में, है ना। और जो 343 का एक होता है उसके तहत राजभाषा हिंदी का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हम्मुराबी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्मुराबी था। और हम्मुराबी कहाँ का था। तो बेबीलोन का शासक हुआ करता था, ये याद रखिएगा। और भारत का प्रथम विधिवेत्ता कहेगा तब मनु हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या बीबी गिरी। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इनका जो काल था वो 1950 अंतरिम सरकार से लेकर के उस समय के सरकार तक 1962 तक ये कंटिन्यू 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। 24 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति चुना गया था। प्रश्न है अगला कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई, तो देखिएगा गुलाबों की लड़ाई जो है ये इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और गुलाबों की लड़ाई में सामंतवाद को धाराशाही कर दिया गया था। और रक्तहीन क्रांति जिसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, यह भी 1688 ईस्वी में हुआ था। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। आंसर कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बुकर सम्मान से सम्मानित जो पहला व्यक्ति थे वह थे अरुंधति रॉय। और इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था, इतना याद रखेंगे। और मान बुकर पुरस्कार की जो स्थापना, मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुआ था। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। 18वां प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता होनी चाहिए, जेनेवा में है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हम मनाते हैं। और इस कारण से आप हमें ये बता दीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दिल्ली समझौता आखिर हुआ कब था। तो दिल्ली समझौता जो कि 1931 में हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, उसी को हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहते हैं। तो गवर्नर वाइसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो रूस का मैनचेस्टर के नाम से इवानोवा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इवानोवा। एक्चुअली अभी मैनचेस्टर से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एक साथ आप याद रखिए। देखिए मैनचेस्टर जो जगह है ये मुख्यतः ब्रिटेन की जगह है। और क्यों प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, राइट। अब इसी में आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि जापान का मैनचेस्टर। तो जापान का मैनचेस्टर हम ओसाका को कहते हैं। फिर एक प्रश्न पूछता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर
तो उसे हम कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, है ना। तो ये 3 प्रश्न याद रखें। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन से में होता है? तो नीले रंग का प्रदर्शन हम नदी के लिए, जल के लिए करते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा स्तंभलेख, उदयगिरी या सांची का अभिलेख या ऐहोल अभिलेख? तो जो कालिदास है इनका नाम हमें ऐहोल अभिलेख से मिलेगा। और ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। और ऐहोल अभिलेख जो है बतापी यानी कि बादामी में स्थित है। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो बाकर कप का संबंध आपका गोल्फ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन पुत्र था, हर्षवर्धन पुत्र किसका था, यानी कि हर्षवर्धन किसका बेटा था? तो प्रभाकर वर्धन को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की है? तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और ये अक्सर पूछा जाता है और पूछते रहता है प्रश्न, इसलिए ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने लगाया था? यह भी आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी पहाड़ी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से हम अकबर को जानते हैं। अब इसी में देखिए 2-3 चीज याद रखिए। एक तो कि हिंदी के साहित्य का स्वर्णकाल हो गया आपका अकबर। एक पूछा जाता है चित्रकला के दृष्टि से जो स्वर्णकाल कहलाता है वो जहांगीर। एक पूछा जाएगा आपको स्थापत्य के रूप में स्वर्ण युग, तो शाहजहां। और एक पूछा जाएगा तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा गया है। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, चित्रकला का स्वर्ण युग हुमायूं, तमिल साहित्य का शासनकाल स्वर्णकाल जो होता है वो कृष्णदेवराय। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 77%। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि श्रमिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। करंट के प्रश्न है। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? प्रारंभ करेगा तो हमारा हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी। और कब किया था? तो 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। यहाँ से जब आपसे प्रश्न पूछे इस तरह से तब भी ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग। अब कभी कभी होता यूं है कि वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए आपको कभी कभी यही ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा और हम जल्दी में गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, आगे वही कभी कभी पूछेगा भारत का प्रथम वाइसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव। इस तरह से 4-5 प्रश्न इससे बनते हैं, उसको याद रखिएगा। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो सती प्रथा जो है बंगाल अधिनियम जो है आपका कितना 17 नंबर से समाप्त किया गया था और 1829 में किया गया था। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तराखंड के तो ये हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। आप कमेंट में बताइएगा पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संविधानेतर संस्था? संविधानेतर संस्था तो 38 का हमारा हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि इसका संविधान से कोई संबंध
नहीं है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुआ था। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? राजनीतिक जीवन से पहले बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता हुआ करते थे, है ना, जो कि लाल बाल पाल के जो त्रिगुट था उसमें ये शामिल हुआ करते थे। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? तो इसका प्रशांत भूषण को, कुछ बीच में विवाद चला था वही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। और इंडिया नामक पत्रिका जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? खराज की अगर बात किया जाए तो भू राजस्व से संबंधित है। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का, वह है जहांगीर से संबंधित। एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनवाया गया था। और ध्यान दीजिएगा, एतमाद उद दौला था कौन? तो इसका ससुर था, नूरजहां के पिता हुआ करता था। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? आपने मूवी देखा होगा, उसी से संबंधित एस हुसैन जैदी की पुस्तक है द एंड गेम। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? आवाज़ थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा, हमारा कुछ प्रॉब्लम है गले में इसलिए, ठीक है, बाकी और सारे कुछ ठीक है। हाँ देखिएगा, बात कर रहे थे कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी पटना से। और इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघा राजगोपालन। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और बीपीएससी वाले अगर कोई हैं जिनका अभी अब अगले 2 महीने में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए भी मात्र 250 रुपये में 2 महीने की तैयारी कराया जा रहा है। इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे, बाकी आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख लेंगे। एक सस्ता सा प्लान आपके लिए अफोर्डेबल प्लान के रूप में हमने सिर्फ 2 महीने की एक छोटी सी रकम के साथ आपके लिए मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार है। तो आप जरूर जुड़े, कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा जात्यान। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ml² T-3। बॉयल के नियम का सूत्र देखिए, आप साइंस के सारे प्रश्न दिखेंगे तो बॉयल के नियम जो होता है भी प्रोपोर्शनली हो जाएगा 1/p का, ऑप्शन नंबर डी। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण क्या होता है? तो असंभव होता है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव होता है। सरल लोलक की लंबाई प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा वर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? तो इसका आंसर आपका 4% हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित क्या है? तो बी हो जाएगा MRI स्कैनिंग। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है किधर? तो अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। सही कथन छाटिए, तो सही कथन जो है 57 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास क्या हो जाएगा? उसका अधिकतम प्रास 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने की बात कही गई है, वह पोलियो के लिए। आगे प्रश्न है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ये सिंपल सा प्रश्न अफवाहों के सिद्धांत पर काम करता है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होती है? तो 61 का हो जाएगा गतिज ऊर्जा। सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस पर? तो सीमांत घर्षण हमेशा निर्भर करेगा तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर।
CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH तो मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कार्बन की संयोजकता C, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पर है प्लस 2x माइनस 4 इंटू 2 कर दीजिएगा बराबर 6, इसको 0 सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी ऐसे याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? अस्थायी कहलाती है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व के नाम से जाना जाता है? तो अवारा तत्व के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है किसके? तो परमाणु भार जो बराबर होता है वह तुल्यांकी भार और संयोजकता के बराबर होता है। तुल्यांक भार गुणे संयोजकता। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो अवरक्त स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच में स्थित होता है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो 15 से 18 बार पर मिनट। कहीं कहीं पर आपको 17 बार मिलेगा और 1 मिनट में तो 72 बार मिलेगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन की हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी के 5 प्रश्न और बचे हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट तो आप जरूर किया करेंगे, है ना। आगे देखिए, प्रश्न कहता है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण। सही आंसर जो है क्योटो प्रोटोकॉल। मगर हम इसमें बताने का प्रयास करते हैं, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमारा बेसेल सभा या बेसेल संधि। बेसेल संधि जो होता है वो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण और नियंत्रण के लिए किया गया था। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये CFC गैस जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उन सभी गैस से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल भी याद रख लेंगे 1997 में, मॉन्ट्रियल 1987 में। रामसर सभा या रामसर संधि जो है आर्द्र भूमि जल संरक्षण के लिए हुआ था, 1971 में हुआ था। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते स्थित होते कहाँ पर? तो ये आपका अग्नाशय में होगा, और इंसुलिन जो है बीटा सेल से स्रावित होता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। प्रश्न है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाने चाहिए? तो ये लगाने चाहिए 6 महीने के अंदर में ही। सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन आपको दिखाई देगा, वह होता है फ्लोरीन, है ना। तो ये पूरे 75 के 75 प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपने अच्छा खासा नंबर लाया होगा। अगर 55 प्लस इसमें स्कोर आ जा रहा है तब आप सेफ जोन में माने जाएंगे GK GS के लिए, ठीक है। आगे के सारे प्रश्न आपके मैथ के हैं और PDF जो है आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते एक और वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके माध्यम से किन्हीं और का भी भला हो जाए। चलिए देखिए, आपका टेस्ट सीरीज नंबर 5 का जो पहला प्रश्न है, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। आखिरी में आपका कट ऑफ रहेगा 55 प्लस का। तो देखते हैं कितने लोगों का होता है और आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे। देखेंगे, पहला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा के नाम से प्रस्तावना को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका प्रस्तावना। कुछ और बात कर ले तो प्रस्तावना को ही हम संविधान की कुंजी के भी नाम से जानते हैं। और जो प्रस्तावना है ये हमारा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी दी गई थी। इतना याद रखेंगे। प्रश्न है दूसरा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? आंसर करेंगे
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हमारे कुल मौलिक अधिकार 6 हैं, उन एक मौलिक अधिकारों में से एक है, और मौलिक अधिकार की चर्चा हमारा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद 24 और 23 में किया गया है। प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? तो चाणक्य आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं का एक पुस्तक है जो कि राजनीति से संबंधित है, वो आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ये करंट के प्रश्न है, आपका हो जाएगा डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। बताएंगे ये कहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी के माता के नाम से मैडम भिकाजी कामा को जाना जाता है, और इन्होंने ही 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में झंडा भी फहराया था। राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये आपको पता होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को जाना जाता है, और इनका कार्यकाल जो राज्यसभा के सदस्यों का होता है वो 6 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का ही होता है। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम साल 1993 में भारत में लाया गया था, और इसी समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का किया गया था, और 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात नहीं है। बाकी प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता होता है। प्रश्न है 10वां कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? आरसीबी का कप्तान कौन है? तो वर्तमान में फाफ डू प्लेसिस है, पहले कोहली हुआ करते थे जो कि अब हट गए। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन ये भोपाल में। चलिए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो काजू उत्पादन में जो मुख्य राज्य हो जाएगा वह है केरल, और केरल ही है जो कि नारियल उत्पादन में भी केरल ही प्रथम स्थान पे है। साथ ही साथ छोटी इलायची जो होता है, छोटी इलायची के लिए भी आपका केरल प्रसिद्ध है, और इसलिए हम केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। चलते आगे, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। इनमें से अगर देखा जाए तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा अमरावती, और अमरावती स्तूप जो है ये सातवाहन के समय में बनाया गया था, सातवाहन के काल में इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो महरौली अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलता है, और ये कहाँ पर स्थित है? महरौली लौह स्तंभ तो दिल्ली में स्थित है। प्रश्न है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाएगा 8 सितंबर को। आप हमें कमेंट में बताएंगे 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि 10 सितंबर को हम मनाते हैं क्या? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। उसके बाद हमारा एक होता है 27 सितंबर, याद रखिएगा 27 सितंबर से हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को हम राष्ट्रीय अभियंता दिवस, इंजीनियर दिवस मनाते हैं, और उसके बाद 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं,
और 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं उसको आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पुनः सुन लिया करेंगे तो आपको याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन सभी में कथन को देखा जाए तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, यानी कि फैक्टर ऑफ शेड महत्वपूर्ण होता है। भारत में जो है चाय की खेती जो है 1835 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना की फसल जो है वार्षिक फसल होता है, 12 महीने कम से कम। और इसके लिए टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो लगभग 26 से 32 डिग्री सेल्सियस आपको गन्ना के लिए टेम्परेचर और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो अगर देखा जाए आपको गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, तो रबी की फसल जो है एक प्रकार का जो इसमें नहीं है वह है मक्का। मक्का जो है खरीफ फसल होता है। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो ये आपको पता होनी चाहिए। अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, है ना, जिसको हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें ये पराजित हो गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों को रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दास विभाग बनवाया था दीवाने बंदगान के नाम से, जिसे जाना जाता था। प्रश्न है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया है? सहायक संधि, तो सबसे पहला तो कि याद रखना है कि सहायक संधि को मैसूर ने स्वीकार नहीं किया। और सहायक संधि जो है सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के समय में हैदराबाद को स्वीकार करवाया गया था, है ना, ये इतना याद रखेंगे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि आपका 1919 में लाया जाता है। प्रश्न है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? करंट से संबंधित है, आपका कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। कल्पना चावला जो कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि कोलंबिया यान के कारण 2003 में इनका मृत्यु हो गया था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935, लगभग 75% यहीं से है। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई 2030 तक? तो सही आंसर हो जाएगा गेहूं। करंट का प्रश्न है। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपने एक दो दिन पहले यानी कि 16 तारीख क्या घटना सुने होंगे, तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से, और भारत जो है 73 वर्ष बाद पहली बार थॉमस कप जीता भी है। तो ये करंट आपको इन फ्यूचर दिखने के लिए मिलेगा। होप मिशन टू मार्स किस देश का मंगल मिशन है? तो होप मिशन जो है ये आपका यूएई का है, और ये प्रश्न भी आपका सीडीपीओ एग्जाम में भी पूछा गया है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो वह हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। और विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में ही होता है, और विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में ही होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वन सर्वेक्षण का तो देहरादून। आगे, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? यानी कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिक, यानी कि भू विक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। तो आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है, और विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीएस मिन्हास।
विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। स्थापना 27 दिसंबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो द हेग में इसका मुख्यालय है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे आपका जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया था? तो खजुराहो का हो जाएगा चंदेल, आपका ऑप्शन नंबर डी। आज शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो शतरंज में बनी है एस विजय लक्ष्मी। आगे चलते हैं, अपना प्रश्न 41वां कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो आंसर कीजिएगा। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है इस्लाम में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो एक पिछड़े देश की विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो ये गुजरात में स्थित है। कुछ और उद्यान की बात करें तो गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में, भद्रा और भद्राचलम जो है कर्नाटक में, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में, बोरीवली महाराष्ट्र में, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में स्थित है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो देखिए झंडा से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेपाल का ऑप्शन नंबर बी। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? दो प्रश्न एक साथ दे दिया है। तो बिहार से उड़ीसा जो है ये 1936 में और झारखंड जो है 2000 में अलग हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबुर कुंवर सिंह का देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो ये 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। और ये जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे, यह भी याद रखिएगा। और बाबू कुंवर सिंह के वंश की बात करें तो परमार वंश से संबंध रखते थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक साहित्य में तो त्यागराज जो है कर्नाटक साहित्य के त्रिमूर्ति थे। कौन कौन है त्रिमूर्ति? तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। फिर से सुनिएगा, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तो शिवहर का। कितना? 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो सुना ही नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CaHCO3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पर दिन जो होता है वो 12 घंटा का होगा। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? H2O यानी कि जल का घनत्व तो लगभग 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? मैमल ग्रुप में नहीं है। तो मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों का। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, ऑप्शन यहाँ है, आगे में देखिएगा। लेंस को ढकने के बाद उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो प्रश्न किया है। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा, नीला। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये, नीला, हरा, लाल। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, यानी कि माइक्रोस्कोप का? तो जेड जॉनसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की अगर बात किया जाए तो ये मिथोग्लोबिन के कारण,
मिथोमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जो कि शिशुओं के त्वचा को नीला कर देता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल से बना होता है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव का प्रभाव जो है घट जाता है। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या, तो P की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +5। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो ट्रांसफार्मर बदलेगा किसमें? वोल्टेज को। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है? तो ऋतु परिवर्तन हमेशा ट्रोपोस्फेयर में ही होगा, याद रखिएगा, यानी कि समताप मंडल में। ऋतु परिवर्तन है तो मौसमी घटना ये सभी क्षोभ मंडल में होंगे, ट्रोपोस्फेयर। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंपाइलर कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बस 4 प्रश्न और हैं बचे हैं, तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग जरूर किया करेंगे। आप लोग जितना कमेंट और लाइक करते हैं उतना हमें एक एनर्जी मिलता है, और साथ ही साथ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए 72 कहता है कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में रख देखा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा? तो लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसका सिद्धांत के अनुसार? तो माइकलसन मोर्ले प्रयोग जो है ये ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था। एक डायोड क्या है? तो ये एक दिशा में चालन करता है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। 75 नंबर है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या हो जाएगा? एडेनिन व गुआनिन, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे के जो प्रश्न है वो आपका मैथ के प्रश्न है, तो ये पीडीएफ आपको दे दिए जा रहे हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। बीपीएससी का नया बैच भी शुरू कर दिया गया है, मात्र 2 महीना के लिए 250 रुपया। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपके पूरे 150 प्रश्न के हैं रीजनिंग सहित, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेंगे। तो उम्मीद करेंगे आपने सभी प्रश्नों का सॉल्व किया होगा। 75 और 75 में आपके 55 प्लस स्कोर होंगे, तो आप कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ अपने विचार सुझाव भी हमें ज़रूर देते रहेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।